नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 3 दिवसीय नाइजीरिया यात्रा के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, ये यात्रा भले ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने की हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके दोहरे उद्देश्य हैं। दरअसल भारत अब नाइजीरिया को अपने सैन्य हार्डवेयर के निर्यात के संबंध में उनके अधिकारियों से बातचीत भी करने वाला है। बाकायदा इसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और इस बारे में पूरी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, राजनाथ सिंह की इस यात्रा के दौरान भारत का लक्ष्य है इस्लामिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में नाइजीरिया को अपना समर्थन देना। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारत देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए स्थानीय रूप से विकसित किए गए लॉइटरिंग म्यूनिशन की पेशकश उनको करेगा। विशेष रूप से 2 प्रकार के लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें पहला तो ALS-50 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। दूसरा है नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने जेड मोशन के सहयोग से तैयार किया है। दरअसल नाइजीरिया उग्रवाद के मुद्दे से जूझ रहा है और इन स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली की खरीद से उसे काफी फायदा होगा। ALS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन हो या फिर नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में एक अत्याधुनिक तकनीक है और नाइजीरिया अगर इन्हें खरीदता है तो नाइजीरिया अपनी उग्रवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करेगा। साथ ही साथ इससे भारत और नाइजीरिया के बीच जो रक्षा संबंध है उनको भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिलीपींस दिसंबर में भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की अपनी पहली डिलीवरी प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह मिसाइल अपनी सटीकता और अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हासिल करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन जाएगा, जिससे इसकी समुद्री क्षमताओं में काफी वृद्धि हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साउथ कोरिया ने भारत को अब अपनी एडवांस KSS-3-3 सबमरीन का ऑफर किया है, जो कि पहले की तुलना में बेहद अत्याधुनिक है, जिसमें कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को ताक सकता है और इसका अत्याधुनिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, सोनार क्षमता और फायर पावर भी बढ़ी हुई है। और ये ऑफर दोस्तों तब आया है जब जर्मनी भी भारत के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम में भाग ले रहा है। साउथ कोरिया का कहना है कि वो भारत में इन पनडुब्बियों को और इनके जो सोर्स कंपोनेंट्स है उन्हें भारत में बनाने के लिए भी तैयार है। और इतना ही नहीं, KSS-3-3 सबमरीन के कई फायदे भी भारत को मिलेंगे। KSS-3-3 में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी लगी होंगी, जो कि भारतीय नौसेना की सभी टेक्निकल जरूरतों को पूरा करती है। वहीं जर्मनी ने तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में लायबिलिटी क्लॉज को भी मुद्दा बनाया था और साथ ही वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही इसे आगे करना चाहता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 5th जनरेशन के फाइटर जेट AMCA Mark 1 में 23 mm की इंटरनल कैनन यानी कि आंतरिक तोप लगी होगी, लेकिन इस इंटरनल कैनन का जो प्रभाव है वो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस पर भी पड़ेगा। इसीलिए डॉग फाइट में इसका अध्ययन करना बेहद जरूरी है और इसके लिए पहले से भी अध्ययन किए गए हैं और इसके बाद इसके फिर से निष्कर्ष निकाले जाएंगे ताकि AMCA के फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट में इसे लगाया जा सके। इस तरीके का दृष्टिकोण दुनिया भर में विभिन्न स्टेल्थ प्रोग्राम द्वारा उठाई गई चिंताओं का कारण है, जिन्होंने एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज को संभावित नुकसान से बचाने के लिए कैनन का विकल्प चुना है, जो कि स्टेल्थ विशेषताओं को प्रभावित करता है जब तक कि डैमेज की मरम्मत या फिर इस पर पेंट नहीं किया जाता, जिससे कि डाउन टाइम हो जाता है। F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी इंटरनल कैनन लगी हुई है, जो कि कई तरीके की चुनौतियां भी पेश कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो समय के साथ ये जो तोपें हैं वो गलत हो चुकी हैं और इनके इस्तेमाल से क्रैकिंग की समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। वहीं चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट में इंटरनल कैनन नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के तेजस Mark 2 प्रोग्राम में जो हथियार पैकेज है उसमें 30 mm की पॉडेड जो कैनन है वो लगाई जाएगी, जो ये बताता है कि इंडियन एयरफोर्स इंटरनल कैनन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट में बंदूकों की भूमिका तेजी से कम हो रही है, क्योंकि इन बंदूकों से लक्ष्य को भेदना एक चुनौतीपूर्ण काम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने जंगलों में प्रवेश करने के लिए ऑटोनोमस क्षमताओं के साथ स्वार्म ड्रोन्स का अनावरण किया है, जो कि GPS डिनाइड क्षमताओं से लैस है। ये ड्रोन कॉम्प्लेक्स मिलिट्री यानी कि जटिल मिलिट्री और नागरिक मिशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ये ड्रोन पाथ फाइंडर और स्काउट के रूप में काम करते हैं। इनका इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे कार्यों में किया जा सकता है और ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इसके प्रोटोटाइप का परीक्षण फॉरेस्ट पेनिट्रेशन के लिए किया गया है। कंपनी पहला उत्पाद 2023 के अंत में डिलीवर कर देगी। आपको बता दें कि इस ड्रोन के फीचर्स में कटिंग एज लोकलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेविगेशन, कोऑपरेटिव मिशन ऑटोनॉमी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेंस ऑब्लिक अवॉइड टेक्निक से ये लैस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दोस्तों भारत की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज चीन सहित विरोधियों से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए साइबर डिफेंस एक्सरसाइज करने पे लगी हुई है। इन एक्सरसाइज का उद्देश्य देश की तैयारियों को बढ़ाना और देश की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। बाकायदा इसमें दोस्तों क्वाड, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक रणनीतिक गठबंधन है, वे भी डिजिटल डोमेन में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के इन प्रयासों में शामिल है। यानी कि ये सभी देश मिलकर भी साइबर डिफेंस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और हाल ही के सालों में आपने देखा भी होगा कि साइबर खतरे विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण चिंता का कारण बन चुके हैं और इनके जरिए हैकर्स कई संवेदनशील जानकारियों को चोरी कर देते हैं, आवश्यक सेवाओं तक को भी बाधित कर देते हैं। भारत दोस्तों एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते इस तरीके के खतरों से सुरक्षित नहीं है और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास में साइबर हमलों का पता लगाने, रोकने और प्रतिक्रिया देने की देश की क्षमताओं का परीक्षण करने और उसे मजबूत करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण करना शामिल है। यह अभ्यास संभावित खतरों के लिए एक सुसंगत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग की सुविधा भी प्रदान करते हैं। चीन दोस्तों साइबर स्पेस में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है। वो अपनी क्षमताओं और साइबर जासूसी गतिविधियों से कड़ी निगरानी कर रहा है और भारत जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है, इसमें भारत का लक्ष्य साइबर खतरों से आगे रहना और अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सटीक नेटवर्क और निजी उद्यमों को संभावित घुसपैठ से बचाना शामिल है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें ये आ रही हैं कि भारतीय नौसेना शोर बेस्ड गाइडेड मिसाइल्स यानी कि तट आधारित गाइडेड मिसाइलों को खरीदने की योजना बना रही है। भारतीय नौसेना 150 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों की पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम सुपरसोनिक गाइडेड रॉकेट्स की 10 बैटरियां हासिल करने के बारे में विचार कर रही है और इस सिस्टम को भारत में मेक 2 कैटेगरी के तहत विकसित किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों टेक्निकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इजिप्ट और चाइना J-10 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं और ये रिपोर्ट उन अटकलों के बीच सामने आई है कि मिस्र की एयरफोर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में इस सप्ताह चेंदू एयरक्राफ्ट उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से मिलने की उम्मीद है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि चीनी निर्माता ने इस बैठक के दौरान J-10C के सबसे हालिया अपग्रेडेशन को प्रस्तुत किया है, जिसमें कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि आईएसआर रडार और अत्याधुनिक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मिस्र करीबन 12 लड़ाकू विमान खरीदने की दिलचस्पी रख रहा है। मिस्र ज्यादातर फ्रांस, जर्मनी और रूस से हथियार खरीदने के बाद अब चाइना की तरफ अपना रुख कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण वो अब रशिया से सैन्य हार्डवेयर नहीं खरीद सकता। दोस्तों भारत ने भी मिस्र को अपने तेजस मार्क 1A की पेशकश की थी, लेकिन कभी इजिप्ट T-50 को चुनने की बात कर रहा है, लेकिन अब तो खबरें ये आ रही है कि वो चाइना के J-10C को खरीदने की बात कर चुका है और उसकी 12 यूनिटें खरीद सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन से बेहद जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है और भारत सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में यथास्थिति को एक तरफा बदलने का कोई प्रयास ना हो। एस जयशंकर जी ने कहा कि ये चुनौती पिछले 3 साल के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखी है। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को रिश्तों में एक संतुलन तलाशना होगा, लेकिन ये दूसरे पक्ष की शर्तों पर नहीं हो सकता। एस जयशंकर जी ने पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं बड़ी ताकत की बात करता हूं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चीन से खास चुनौती है। ये चुनौती बहुत जटिल चुनौती है। ये पिछले 3 सालों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत स्पष्ट रूप से देखी गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो ने 29 मई को GSLV के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट को प्रक्षेपित किए जाने की 27.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी ने दूसरी पीढ़ी की नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के प्रक्षेपण की योजना बनाई है, जिसे कि नाविक के नाम से जाना जाता है और ये भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। ये सैटेलाइट भारत और मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तत्कालीन स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। रशिया ने दोस्तों अब S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर शुरू कर दिया है। S-400 को आप सब जानते हैं कि लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी और अत्यधिक ऊंचाई पर मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। अब रशिया ने यूक्रेन में S-400 को अमेरिका के हिमार्स रॉकेटों को रोकने के लिए यूक्रेनी शहरों पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें काफी महंगी होती है, ऐसे में युद्ध के दौरान हमले के लिए उनके इस्तेमाल ने रूस की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी सेना इतनी हताश हो चुकी है कि वो यूक्रेन में अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो उस काम को करने के लिए कितनी भी उपयुक्त क्यों ना हो। रूस ने डोनबास में अमेरिकी हिमार्स रॉकेटों को रोकने के लिए अपने इस S-400 सिस्टम को तैनात किया है। अमेरिका में बने हिमार्स रॉकेटों ने रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है।
रूस के लिए समस्या यह है कि अमेरिका में बने हिमास रॉकेट गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुनिशंस को फायर करते हैं। ये मिसाइल नहीं है, बल्कि लगभग 50 मील की दूरी तक जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट है, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कुछ भी नहीं होते। इतने नजदीकी लक्ष्यों के खिलाफ इसे नजदीक मौजूदा लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि S-400 एक हिमास रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं। हिमास रॉकेटों को नष्ट करने के लिए एक अधिक उपयुक्त प्रणाली इजराइल का आयरन डोम होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रशिया के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं? रूस ने यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उसके बुनियादी ढांचों पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस इसके लिए पुराने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, और इसी का खामियाजा रूस के हथियार के भंडारों को भुगतना पड़ा। ऐसे में रूस के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। यही कारण है कि रूस अब गलत मिशन के लिए अनुपयुक्त मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।